शुभ प्रभात। मैं मेघा रानी आप सभी के बीच उपस्थित हूँ श्री लाल शुक्ल जी का उपन्यास राग दरबारी लेकर। हम लोग इस उपन्यास में बिल्कुल अंतिम पड़ाव की तरफ पहुँचने ही वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग 30वां अध्याय अध्ययन करेंगे। वैद्य जी की बैठक से लगभग 100 गज की दूरी पर एक छोटा सा मैदान था, जिसमें कुछ एक नीम के पेड़ थे जिनके ऊपर सैकड़ों तोते टें किया करते थे और जिनके नीचे सैकड़ों कुत्ते भाग दौड़ का खेल खेलते थे। अभी कुछ दिन हुए प्राइमरी स्कूल के एक उत्साही अध्यापक ने वहाँ कुछ लड़कों को इकट्ठा करके कवायद करना और कबड्डी खिलाना शुरू किया था और वैद्य जी का ख्याल था कि इसके पीछे राजनीति है। पर चूंकि वह अध्यापक रामाधीन भीखम खेड़वी के गुट का था, इसलिए वैद्य जी ने अपना ख्याल अपनी बैठक में प्रकट करके बात वहीं समाप्त कर दी थी। वहीं सप्ताह में एक बार स्थानीय बाजार लगता था, जिसमें साग सब्जी बिकने आ जाती थी और कभी कभी अचंभे के बच्चे जैसा गेहूं का एक दुर्लभ बोरा भी फुटकर बिकता हुआ दिख पड़ता था। प्रधान बन जाने के बाद सनीचर ने उस मैदान के एक कोने पर लकड़ी का एक केबिन खड़ा किया और वहां परचून की एक दुकान खोल दी। यह काम वह प्रधान बनने के पहले क्यों नहीं कर सका, इसके बारे में उसे कुछ नहीं कहना था। होली के 15 दिन पहले वह दुकान खुली और उसने उस बद्री पहलवान की खुशामद करके उनसे उद्घाटन कराया। उद्घाटन का समारोह सादा पर शानदार था। छोटे पहलवान अपने 2 साथियों के साथ दुकान खुलने के समय मौके पर जाकर लकड़ी की एक टूटी फूटी बेंच पर बैठ गए। छोटे ने दुकान से गुड़ का एक ढेला उठा लिया और अपने साथियों में उसे बांटकर खाना शुरू कर दिया। बद्री पहलवान चुपचाप जनता के आने का इंतजार करते रहे। जब जनता के नाम पर 10-5 निकम्मे लोग वहां टहलते टहलते आ गए, तो बद्री पहलवान ने एक संक्षिप्त पर सार गर्भित भाषण दिया कि सनीचर का अब दिन रात निठल्ले बैठे रहना ठीक बात नहीं है। दुकान खुल गई है, ये सीधी राह चलेंगे तो कुछ दिनों में आदमी हो जाएंगे। सनीचर ने अपने हिसाब से दुकान को काफ़ी सजा बजा दिया था। लकड़ी की दीवार के एक ओर किसी कमरकस लड्डू का विज्ञापन था, दूसरी ओर एक बड़ा भारी पोस्टर अधिक अन्न उपजाऊ वाला लगा था, जिसका जिक्र पहले ही किया जा चुका है। बाकी जगह में किसी बुढ़िया द्वारा आविष्कृत काजल का और दाद, खांसी, दमा आदि की दवाओं और एक खास किस्म की बैटरी और वनस्पति घी आदि का विज्ञापन था। जिन चीज़ों का विज्ञापन लगा था वे प्रायः दुकान पर थीं। दुकान पर ज़्यादातर वही चीज़ें थीं जिनका विज्ञापन न था। दुकान पर पान बीड़ी से लेकर आटा, दाल, चावल, गरम मसाला आदि वह सब कुछ था जो खुलेआम खरीदा और खाया जाता है। यह तो राजनीति का वह पहलू था जो मैनिफेस्टो में लिखा जाता है। इसके बाद वह पहलू आता था जो पार्टी की बैठकों में गुप्त मंत्रणा के रूप में प्रकट होता है और सिर्फ विश्वस्त सूत्रों को ही मालूम हो पाता है। उसके भीतर वे चीज़ें आती थीं जो खुलेआम खरीदी तो नहीं जाती थीं, पर खाई जा सकती थीं। इस कोटी के माल में बहुत सी अंग्रेजी दवाइयाँ थीं जिनका उद्गम स्थानीय अस्पताल के स्टोर में था। इन्हीं में पाउडर वाले अमरीकी दूध के डिब्बे थे जिनका उद्गम स्थानीय प्राइमरी स्कूल में था। इस तरह के पदार्थों में कुछ वे पदार्थ आते थे जो सिर्फ छिपाकर खरीदे जा सकते थे और छिपकर ही इस्तेमाल हो सकते थे। इनमें गांजा, भंग और चरस थी। अफीम के बारे में सनीचर ने कोई उत्सुकता नहीं दिखाई थी, क्योंकि गांव में अफीम का छिपा कारोबार करने का एकाधिकार रामाधीन भीखम खेड़वी को ही था। होली आते आते सनीचर की दुकान को सरकारी मान्यता मिल गई थी। वहां शक्कर बिकने लगी थी, जिसके बारे में यह मशहूर था कि वह परमिट पर मिलती है, पर यह मशहूर नहीं था कि परमिट कहाँ से मिलता है। होली ही के दिन से वहां कच्ची शराब भी बिकने लगी थी, जिसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसमें पानी नहीं मिला होता था, जबकि सरकारी लाइसेंस वाली दुकान की शराब में यह विशेषता नहीं थी। दुकान के इस टुकड़े का उद्घाटन जोगनाथ ने किया था। शाम को अंधेरा घिरते ही दुकान के आगे पड़ी बेंच पर एक छोटी सी शीशी हाथ में उछालते हुए उसने भी एक संक्षिप्त भाषण दिया था।
वाह रे सनीचर, बरफस दुर्फुम की करफसर है। प्रधान ने इस पर यह व्यवस्था दी थी कि जो लेना हो चुपचाप ले लो और जाकर अपने दरबे में घुस जाओ। दुकान लकड़ी के एक बड़े तख्त पर थी और उसके अंदर सिर्फ सनीचर के ही बैठने की जगह थी। फिर भी हैसियत बढ़ाने के लिए ऊपर लिख दिया गया था, अंदर मत आओ। यह इबारत स्थानीय पोस्ट ऑफिस के दरवाजे पर लटके हुए साइन बोर्ड से उधार ली गई थी। किसी लड़के ने शिवपालगंज में ऐसी अमौलिक बात हो इसके विरोध में एक संशोधन कर दिया था। संशोधन केवल औपचारिक था। अंदर मत आओ के मत को उसने मूत बना दिया था। इस दुकान को अपने अपने ढंग से सभी के आशीर्वाद मिल चुके थे। बद्री, छोटे, वैद्य जी, प्रिंसिपल साहब सभी आकर उसे आशीर्वाद दे चुके थे। प्रिंसिपल तो एक सुझाव भी दे गए थे कि कुछ जगह निकल आए तो कॉपी किताबें, कागज़, पेंसिल भी बेचना शुरू कर दो। कोऑपरेटिव का नया सुपरवाइज़र यह बता गया था कि दुकान की इमारत ठीक से बन जाए तो इसे कोऑपरेटिव स्टोर समझकर चलाया जा सकेगा। सनीचर ने जवाब में कहा था कि तुम अभी से इसे कोऑपरेटिव स्टोर क्यों नहीं मान लेते? कोऑपरेटिव की लाखों रुपयों की इमारतें बनती है। इसी मोहल्ले में कोऑपरेटिव स्टोर की इमारत भी बनवा देना। सुपरवाइज़र ने जवाब दिया कि स्टोर की इमारत भी क्या, 4 दीवारें उठाकर ऊपर से छत डाल दो, इमारत हो गई। कहो तो कल बन जाए। पर वैद्य जी कह रहे थे कि तुम पंचायत घर बनवा रहे हो, उसी में स्टोर भी निकल आएगा। सनीचर ने प्रधान के रौब में भुनभुनाना शुरू कर दिया। वैद्य महाराज का यही काम गड़बड़ है, किसी को नहीं तो कह नहीं पाते, मुझसे यह कह रहे हैं। प्रिंसिपल साहब से कह रखा है कि पंचायत घर कॉलेज के पास बन जाएगा और ज़रूरत हुई तो 2-1 दर्जे उसी में बैठ जाएंगे। बद्री पहलवान से कहा कि सनीचरा के वहीं बैठने लेटने का इंतज़ाम कर दो, तो दिन रात पंचायत ही का काम देखेगा। अब तुम ही कहो, पंचायत घर की इमारत ना हुई, कार्तिक की कुतिया हो गई। पहले से ही 1000 लोग उसे घेरने को बैठे हैं। बाजार नहीं लगा और भिखमंगे पहले ही आकर बैठ गए। सुपरवाइज़र ने कहा, तो वैद्य जी से ही बात कर लो या मैं ही किए लेता हूँ। बात करने से क्या होगा, उनकी हर बात हमारे लिए हुक्म है। दुकान को लेकर किसी को विरोध हुआ तो रंगनाथ को उद्घाटन के दूसरे ही दिन उसने सनीचर को दुकान पर बैठे देखकर कहा, अच्छा नहीं लगता है। देखे जाओ रंगनाथ बाबू, कुछ दिन में अच्छा लगने लगेगा। पहले राजा महाराजा तथा तालुकेदारों का जमाना था, अब देखना दुकानदारी का बोलबाला होगा। इस वक्त भी है। अर्थशास्त्र की इस बहस में बिना पढ़े हुए रंगनाथ ने कहा, मैं तो शहर में जैसा चलन है उसकी बात कर रहा था। तुम यहाँ शिवपालगंज में पड़े पड़े अपने को बड़ा चंट समझते हो, पर हमारे वहाँ तुम्हारे भी चचा रहते हैं। जानते हो, वहाँ का चलन है कि जिसके हाथ में ओहदा हो वह खुद व्यापार नहीं करता। व्यापार करने के लिए भाई भतीजों को लगाने का चलन है। वे मुंह लटकाकर व्यापार करते रहते हैं। राजनीति के चक्कर में अपना समय नहीं खराब करते। जिसके हाथ में ओहदा है वह उनसे अलग रहकर चुपचाप अपना ओहदा संभाले रहता है। चाहे चुंगी का चुनाव हो, चाहे असेंबली का, हर एक के बाद चुनाव की लड़ाई से थके थकाए भाई भतीजे बेचारे एक कोने में बैठकर इसी तरह चुपचाप व्यापार करने लगते हैं। तब भी इन बेचारों के दुश्मन निकल आते हैं। कोई कहता है कि ओहदे वाले ने उस फर्म को इतना ठेका दिला दिया और अपने भतीजे को इतना फ़ायदा करा डाला। तुम अखबार पढ़ो तो देखोगे, इस तरह की बातों से कागज़ गधा उठता है। अब तब ओहदे वाला अकड़ कर कहता है कि हम क्या जाने, हमसे क्या मतलब, किसी ने किसी के हाथ कुछ किया होगा, हम तो चुपचाप देश सेवा कर रहे थे। तुम लोगों को किसी के खिलाफ कुछ करना हो तो कुछ मन में आवे करो, हमें क्यों छेड़ते हो। ओहदेदारों की तरफ से दूसरी बातें कहने वाले भी कई लोग निकल आते हैं। कोई पुचकार कर कहता है कि कहाँ जाएं बेचारे भाई भतीजे, अगर उनका भाई भतीजा ओहदेदार है तो क्या वे भूखों मर जाएं। किस कानून में लिखा है कि वे बेचारे कारोबार तक ना करें। कुछ लोग ज़रा और जड़ तक पहुँचते हैं। वे कहते हैं कि तुम इसे भ्रष्टाचार कहते हो, इसकी जांच कराना चाहते हो, करा लो, पर पहले यह तय कर लो कि भ्रष्टाचार कहते किसे हैं। आओ हम ये सब बातें भूलकर पहले भ्रष्टाचार की परिभाषा करना शुरू कर दें।
तभी ये शिकायतें बंद होंगी। सनीचर ने कहा, बड़े साले मस्खरे हैं, सरासर बेईमानी करे और पकड़ा जाए तो कहे बताओ बेईमानी क्या चीज़ है। कम से कम गजहों में तो ऐसी बात कोई नहीं कहेगा। रंगनाथ ने कहा, अखबारों में जो पढ़ता हूँ वही बात बता रहा हूँ, इसलिए तुम्हें समझाता हूँ कि दुकान के झमेले में खुद ना पड़ो। किसी भतीजे को बैठा दो, उसी को दुकान चलाने दो। मौके पर यह कहने को रहे कि हमसे क्या मतलब। सनीचर कुछ देर तक सोचता रहा। बोला, मेरे कोई भाई भतीजा नहीं है, मेरे तो जो कुछ है आप लोग हैं। तब तुम्हें प्रधान बनने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अपना पेट तो ऐसे ही पाल लेते थे। प्रधान कौन साला बनता है? सनीचर ने ज़ोर से रंगनाथ की बात काटी। हम तो वैद्य जी को ही प्रधान मानते हैं। समझ लो ये दुकान उन्हीं की है, बैठ मैं रहा हूँ। समझ लो मैं उनका शिकमी हूँ। आखिरी बात बड़ी भक्ति के साथ कही गई। रंगनाथ को विश्वास हो गया कि यह सच है। यही हमारी परंपरा है। रामचंद्र की खड़ाऊ पूछकर भरत ने उनके नाम से 14 साल हुकूमत चलाई थी। उसने कहा, शहर में शिकमी के बाद दरशिकमी का भी चलन होने लगा है। आराम से रहना चाहते हो तो कोई दरशिकमी ढूंढ लो। चारों ओर लड़के ही लड़के फैले हैं। उनके मारे नाक में दम है, सोना हराम है। यहीं अपने गांव को देखो, उधर मैदान में कितने लड़के धूल में पड़े हुए ची ची कर रहे हैं। इतनी धूल उड़ा रहे हैं जैसे ज़मीन को ही ख़त्म कर देंगे। सब निहायत गंदे हैं। सबकी आंखें टेढ़ी मेढ़ी हैं, ट्रेकोमा है। सभी की पसलियां खाल से बाहर निकल आ रही हैं। बढ़ने के नाम पर सिर्फ पेट भर पड़ा है, जिगर खराब है। सभी गिड़गिड़ा कर बोलते हैं। आवाज़ सुनते ही झांपड़ रसीद करने का मन करता है। शहर में जाओ तो और भी गड़बड़। कहीं सैकड़ों अंधे ही अंधे घूम रहे हैं, कहीं गूंगे ही गूंगे। एक पुल के ऊपर सड़क के किनारे ऐसे लड़के पाए जाते हैं जिनके हाथ पांव 2-2 अंगुल हैं। ना जाने कितनी कोढ़ी है। आप खुद सोचिए प्रधान जी, कोई भी देश इतने लड़कों को शिक्षा दे सकता है? उन्हें तंदुरुस्त रख सकता है? उन्हें आदमी बना सकता है? इन्हें ठीक तौर से कब तक रखा जाए? कहाँ तक इनका भला किया जाए? इतने दिन तो किया गया। आप समझते क्या हैं? कुछ कम किया गया है? बहुत बहुत किया गया है। पर फिर बात वहीं की वहीं है। चारों ओर लड़के ही लड़के हैं, कोई क्या कर सकता है? इनके कारण कोई योजना नहीं चल पाती। हर स्कीम असफल हो जाती है। 1 करोड़ की स्कीम बनाओ तो उसे बैठाल देने के लिए अगले साल तक 1.5 करोड़ की फौज खड़ी हो जाती है। तो क्या किया जाए? किया यह जाए कि सोता ही बंद कर दो। ना रहे बांस, ना बजे बांसुरी। लड़कों बच्चों का झंझट ही मिटा डालो। लड़के पैदा भी करना हो तो जितना ज़रूरत हो उतने पैदा करो। लड़कों की रोकथाम के लिए कई तरकीबें निकली है। एक 24-25 साल का शर्मीला नौजवान लगभग 1 घंटे से सनीचर की दुकान पर बैठा हुआ भाषण दे रहा था। 4-6 लोग उसकी बात कौतूहल से सुन रहे थे। उनमें रुपन बाबू भी थे। नौजवान का भाषण बहुत ही सभ्यतापूर्ण और तर्कसंगत था, पर सुनने वाले उसे जिस ढंग से समझ रहे थे उसका सारांश ऊपर दे दिया गया है। समझदार लोगों को यह मानने में कोई खास ऐतराज न था कि लड़के जी का जंजाल है। नौजवान ने इसी बात को समझाने के लिए एक उदाहरण दिया कि घर में पाव भर खीर बनाई जाए और सिर्फ पति पत्नी हो तो उन्हें आध आध पाव मिलेगी। एक लड़का हो तो तीनों के बीच छटाक छटाक भर से ऊपर बैठेगी। 5 लड़के हों तो बात छटाक से तोलों में आ जाएगी। खीर का मज़ा खत्म। रुपन बाबू ने कहा, भाई मेरे तो कोई लड़का है नहीं और मैं जानता भी नहीं कि लड़का होता कैसे है। पर एक बात समझा दो, लड़के 5 नहीं होने चाहिए, 2-3 बहुत हैं। पर खीर पाव भर ही क्यों बनाई जाए? शेर भर क्यों नहीं बनाते? नौजवान रुपन बाबू से बात करते हिचक रहा था। बोला, शेर भर खीर बनाने की हैसियत कितने लोगों की है? तो हैसियत बढ़ाने की बात करो। लड़कों के पीछे डंडा लेकर क्यों पड़े हो? सनीचर ने हाथ उठाकर प्रधान की हैसियत से कहना शुरू किया, आदमी का बधिया करने में कोई हर्ज नहीं, पर मैं बताऊं करना क्या चाहिए? कुछ साल पहले हमारे शिवपालगंज में बंदर ही बंदर हो गए थे। सारी फसल चौपट हुई जा रही थी।
बहुत बंदर थे तादाद में, इन लड़कों से भी ज़्यादा। गजहा लोग सवेरे से गोफना लेकर बाहर निकल जाते थे और खेतों पर लेहो 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 कहते हुए बंदरों को एक घर में पहुंचा दिया करते थे, पर फसल नहीं बचती थी। तब हम लोगों ने 50 से कुछ आदमी बुलाए। वे बंदरों को पकड़ने में उस्ताद थे। कुछ दिन में ही सब बंदर पकड़ लिए गए और यहाँ से हटा दिए गए। तुम भी वही करो, जितने लौंडे मिले पकड़ पकड़ कर सबको बंद करा दो, गोली वोली मारने की ज़रूरत नहीं। सुनते हैं बंदरों को विलायत भेज दिया गया था। लड़कों को भी जहाज़ में भरकर वहीं भेज दो, वहीं जाकर रहें, खानदान चलाएं। रुपन बाबू दूर खड़े थे। बोले, विलायत भिजवाने में कुछ खर्च भी नहीं है। सुनते हैं कि बाहर से जहाज़ों में गेहूं लद कर आता है, वही जहाज़ जब लौटने लगे तो लड़कों को भर ले जाया करें, सारा काम फोकट में हो जाएगा। शर्मीले नौजवान ने थोड़ी देर तक उन सुझावों पर विचार किया, बाद में झेंप कर बोला, अरे नहीं, आप लोग मजाक करते हैं। उसने खड़े होकर अब बड़े आदर से जनतंत्र को, जो इस समय सनीचर के रूप में प्रकट हुआ था, नमस्कार किया और कहा, कल आकर फिर दर्शन करूंगा। सनीचर ने प्रधान वाले लहजे में कहा, बुरा ना मानो भाई, ये गजहों के चोंचले हैं। कल आओगे तो वैद्य जी के दरवाजे मीटिंग हो जाएगी, सबकी राय हुई तो नसबंदी चल निकलेगी। हम तो ब्रह्मचारी आदमी हैं, जोरू जाता है नहीं। कहोगे तो हम भी पाबंद हो लेंगे, मौज रहेगी। लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक नौजवान को विदा किया। नौजवान दुखी मन से लौटा। दिन के लगभग 3 बजे थे और लोगों के दरवाजे और रास्ते सुनसान थे। फसल कट रही थी और आबादी का काफ़ी बड़ा भाग खेतों और खलिहानों पर चला गया था। नौजवान प्लेग से मारे हुए किसी वीरान देश में घूमने वाले मसीहा की अदा से सीधी निगाह और सीधी चाल आगे बढ़ता रहा। नौजवान झलमलाती हुई टेरिलीन की बुश शर्ट और अफसरी की निशानी पतलून पहने हुए था। गांव का किनारा कुछ दूर रह जाने पर उसने सहसा अनुभव किया कि बुश शर्ट ने एक कुत्ते का दिल चुरा लिया है। वह भूखता हुआ नौजवान के टखने की ओर बढ़ रहा था। नौजवान लपक कर सामने के मकान की ओर भागा और चबूतरे पर टीन के नीचे खड़ा हो गया। उसने वहीं पास पड़ी हुई अरहर की एक छड़ी उठा ली और अभिमन्यु जैसे टूटे हुए रथ का पहिया लेकर खड़ा हो गया। वह कुत्तों के चक्रव्यूह का सामना करने के लिए तैयार हो गया। झपटते हुए कुत्ते की भूख में न जाने कैसा जादू था कि पलक मारते ही चारों ओर कुत्ते ही कुत्ते नजर आने लगे। सभी भूख रहे थे। जो भूख नहीं पा रहे थे वे जोश के मारे दुम हिला रहे थे और कमर लपलपा रहे थे। बहुत से पिल्ले अपनी बारीक आवाज में खेव खेव करते हुए आसमान को सिर पर उठाकर जमीन पर पटके दे रहे थे। कुछ पिल्ले सामने के पेड़ के नीचे पड़े हुए तिलमिला रहे थे, क्योंकि उनके जिस्म पर बुजुर्गों के संसर्ग से एक खास किस्म की बीमारी फूटी हुई थी और उनके फैमिली डॉक्टर ने शायद उन्हें चलने फिरने से मना कर दिया था। उनके रोए झड़ गए थे और आंखें खोलने में उन्हें दिक्कत हो रही थी। इन यंत्रणाओं के बावजूद अपनी जगह पर हिलडुल कर और चीखने की चेष्टा में मुंह फैलाकर वे इस क्रांति में अपना योगदान दे रहे थे। मकान का दरवाज़ा खुला और उससे गयादीन बाहर आए। उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से कहा, बड़ा हल्ला मचा है। इसके बाद अपने दरवाजे पर एक शहरी आदमी को अरहर की दुबली पतली छड़ी हिलाते हुए देखकर उन्होंने कुत्तों को डपटा। पास के मकान से एक उत्साही लड़के ने निकलकर कुत्तों पर दौड़ दौड़ कर ढेले फेंकने शुरू किए। दुश्मन के पांव उखड़ गए। कुत्ते तीतर बितर होने लगे। उनके भौंकने की आवाज़ें छिटपुट गूंजती रहीं। गयादीन ने शर्मीले नौजवान से पूछा, तुम कौन हो भैया? इस सवाल का प्रत्येक भारतीय के पास यही एक आसान जवाब है कि वह चट से अपनी जाति का नाम बता दे। उसने कहा, मैं अग्रवाल हूँ। दीवार के सहारे खड़ी की गई एक चारपाई को नीचे गिराते हुए गयादीन ने कहा, बैठो। क्या काम करते हो? नौजवान ने चारपाई पर बैठकर मुंह का पसीना पोंछा, जो गर्मी का नहीं कुत्तों की भूख का परिणाम था। जवाब दिया, नौकरी में हूँ। गयादीन ने लड़के के मुंह को गौर से देखा। उस पर झेंप के निशान थे, पर कुल मिलाकर वह सुंदर था। उन्होंने कहा, यहाँ कैसे आए थे? जवाब में लड़के ने रुक रुक कर देश में आए दिन पैदा होने वाले लड़कों के बारे में बोलना शुरू किया।
कुछ देर बाद गयादीन को आभास मिल गया कि दूसरे लोग लगातार बच्चे पैदा कर रहे हैं और इस नौजवान का व्यवसाय है कि वह उन्हें वैसा करने से रोके। उन्होंने नौजवान की तनख्वाह के बारे में एक सवाल किया और फिर इस ताज्जुब में चुप होकर बैठ गए कि बच्चों की रोकथाम पर सिर्फ भाषण देकर कोई अपना पेट पाल सकता है। सहसा उन्होंने पूछा, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? एक भी नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। गयादीन ने अब दिलचस्पी के साथ उस नौजवान को नीचे से ऊपर तक देखा। एक बार फिर उन्होंने पूछा, तुम वैश्य अग्रवाले हो? उसने सिर हिलाकर इस सम्मानपूर्वक विचार की पुष्टि की। तब गयादीन चारपाई पर धीरे से हुमस कर उसके पास खिसक आए। उन्होंने नौजवान से उसके घर का पता पूछा, जो कि पास के शहर ही में था। फिर उन्होंने उसके बाप का नाम पूछा, जो एक जाने पहचाने हुए व्यापारी निकले। फिर उनका हालचाल पूछा और उन्हें मालूम हुआ कि बहुत से छोटे व्यापारियों की तरह वे भी एक छोटे मोटे नेता हो गए हैं, जिसका प्रमाण यह है कि उनके लड़के को नौकरी करने के लिए उनके घर से बहुत दूर न भेजकर 15 मील के फासले पर ही तैनात किया गया है। फिर उसके भाइयों और बहनों का हाल पूछा तो पता चला कि बहन की शादी एक अमीर सेठ से हुई है और नौजवान का बहनोई कलकत्ते का रईस है और उसका छोटा भाई अपने बहनोई के साथ लगकर कारोबार कर रहा है। फिर कुछ और पूछताछ करने पर पता चला कि उस अमीर सेठ की यह तीसरी शादी है। फिर जब गयादीन ने घुमा फिराकर उससे पूछा कि उसे भी शादी करनी है या नहीं, तो उसने कहा कि पिताजी की आज्ञा है कि इसी साल करनी है। गयादीन ने अंत में नौजवान से कहा, तुम भैया पढ़े लिखे आदमी हो, तुम तो सिर्फ BA MA लड़की को छोड़कर कहीं और ब्याह करोगे ही नहीं। इस बार उस नौजवान ने देश के औसत नौजवानों की तरह जो प्रेम अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों से और ब्याह अपने बाप के द्वारा दहेज की सीढ़ी से उतार कर लाई गई लड़की से करता है, कहा, मैं कुछ नहीं जानता, पिताजी जैसा हुक्म देंगे करूँगा। यह सुनकर उसके पहले कि नौजवान चारपाई से उठ खड़ा हो, गयादीन ने कहा, तुम तो बिरादरी के हो, घर पर आ गए हो तो शरबत पी कर जाओ। शरबत नहीं तो दूध पियो। अच्छा, दूध भी नहीं अच्छा लगता तो चाय पी लो, कहकर उन्होंने बेला को आवाज़ दी। सनीचर जिस मेड़ पर बैठा था उसके एक ओर एक खेत था जिसकी फसल कट चुकी थी और जिसमें नहर का पानी लगा था। दूसरी ओर के खेत में गेहूं की सूखी फसल खड़ी थी, पर उसे चिड़ियों से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि खेत में गेहूं के पौधे थे पर पौधों में बलियां न थी। किसान ने यह खेत एक प्रगतिशील आदमी की सलाह से बोया था, जिसलिए गेहूं के पौधे बराबर के फासले पर बिल्कुल सीधी लाइन में उगे थे। फसल आने पर इस खेत का बड़ा सम्मान हुआ और उसे प्रगतिशील खेती का नमूना कहकर उन अफसरों के निरीक्षण के लिए पेश किया गया जो जमीन पर पैर रखना ही नहीं, मेड़ों पर चलना जानते थे। खेत में फसल जब एक एक बलिष्ठ उग आई तो पूरा दृश्य बड़ा मनोरम और काव्यपूर्ण हो गया। मुआयना करने वाले अफसरों को उसने मार गिराया। 2-3 महीने तक वे वहां नियमित रूप से आते रहे और चिड़ियों की तरह कतार बांधकर कतार में लगे हुए गेहूं को देखते रहे। पर चूंकि गेहूं की कतार देखी जा सकती है और बीज के गुण दोष और खाद की मात्रा और पानी का प्रबंध, यह सब पहली निगाह में नहीं देखा जा सकता, इसलिए किसान और उसके सलाहकार और निरीक्षण करने वाले हाकिम इन बातों के बारे में हमेशा चुप रहे। पकने के समय एक खेत में महत्व की एकमात्र चीज़ पौधों की कतार भर रह गई थी। खाद, बीज और पानी का कहीं जिक्र ही नहीं हुआ था। इसलिए खेतों की यह प्रगतिशीलता आँख को 2 महीने सुख देकर किसान के लिए शर्म और जगहसाई का कारण बन चुकी थी। अब मुआयना करने वाले अफसर लोग भी नहीं आते थे। वे दूसरे प्रकार की कतारों का मुआयना करने के लिए शायद दूसरी ओर निकल गए थे। गेहूं की फसल जो बैलों ने इतने परिश्रम से पैदा की थी, बैलों को ही अर्पित हो जाने वाली थी। किसान इस समय सनीचर को अपनी प्रगतिशीलता का इतिहास बताकर अपने सलाहकार को गाली ही देने वाला था कि वह रुक गया। सनीचर पहले ही गाली देने लगा था। गाली देते देते उसकी ज़बान से कुछ देर में तुक की बातें निकलने लगी थी। उसने कहा, जमाना खराब है, तुम्हें बहकाकर खेत चौपट कर डाला। तुम्हें क्या कहें, तुम तो थे पोंगा, चरक में आ गए।
हम होते तो कहते कि बेटा हम 20 लड़कों के बाप हैं, हम ही को बताने चले हो और कि औरत क्या चीज़ है। तुम 7 पीढ़ी से खेती कर रहे हो और ये लौंडे तुम ही को खेती की तरकीब सिखा रहे हैं। जिसे देखो पाँव के नीचे साइकिल दबा लेता है और किर्र किर्र करता हुआ यहाँ पहुँच जाता है। चले हैं खेती किसानी सिखाने, समझते हैं कि यह काम भी वैसा है जैसे गालियों और गालियाँ। उन्नतिशील खेती के समर्थकों को जैसे वह गाली देता जाता था उसमें मज़ा आता जा रहा था। 10-5 मिनट उसने इस बौद्धिक पद्धति से अपना मनोरंजन किया और उस किसान के दुख को हल्का कर दिया। बाद में स्वाभाविक आवाज़ में उसने पूछा, सिंचाई कब की थी? किसान ने कतरा कर जवाब दिया, सिंचाई किसने की थी? पूछ में बौछार तो पड़ ही गई है। सनीचर की आवाज़ कड़ी हो गई, तुम भी बस क्या कहें, पोंगा के पोंगा ही रहे। उस चिरैया मूतन बौछार के सहारे तुमने खेत ऐसे ही पड़ा रहने दिया? किसान ने कहा, पानी तो बड़े झर्राटे से गिरा था। तो अब क्यों चिचिहा रहे हो? झर्राटे से गेहूं भी अरोर डालो। कुछ रुककर सनीचर ने पूछा, खाद डाली थी कि नहीं? नमक वाली खाद डाली, राख वाली खाद डाली। इतने इतने खेत हैं, कहाँ कहाँ डालते फिरे। सनीचर ने बिगड़ कर कहा, तब किसी को क्या कहा जाए? जैसे वे पोंगा वैसे तुम पोंगा। लाइन शिवपालगंज में जनता को पढ़ाया गया था। लाइन प्रगति का नाम है, यही तरक्की है। हर काम लाइन से करो, लाइन से पेड़ लगाओ और उन्हें लाइन से सूख जाने दो। बस के टिकट के लिए लाइन में खड़े रहो और जब बस आ जाए और अपनी राह चली जाए तो दूसरी बस के इंतज़ार में 10 घंटे लाइन में खड़े होकर मक्खियाँ मारो। जानवरों को लाइन में बांधो, घोड़े लाइन में डालो, जलसे में झंडियाँ लाइन से बांधो। स्वागत गीत गवाने के लिए लड़कों को लाइन में खड़ा करो। गले में माला झोंकने के लिए लाइन में खड़े हो जाओ। सब कुछ लाइन से करो, क्योंकि वह आँख से दिखती है और जो आँख से दिखती है वही उन्नति है। इसके आगे देखने की और सोचने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस काम के लिए दूसरे लोग हैं। एक आदमी दूर से आता हुआ दिखाई दिया। सनीचर वहीं से कुछ तिरछे पड़ता था। पहले खेत की वह मेड़ आ रहा था, फिर शायद उसने जियोमेट्री पढ़ ली और जान लिया कि त्रिभुज की 2 भुजाएं मिलकर तीसरी भुजा से बड़ी होती है। उसने मेड़ छोड़ दी और गन्ने के एक नए उगते हुए खेत को लांघता हुआ वह कौवे के उड़ने वाली लकीर को पकड़े हुए सीधे सनीचर की ओर बढ़ने लगा। एक बार उसने अकड़कर अपने दाईं ओर देखा और इस कार्रवाई में उसके कंधे से अंगोछा जमीन पर गिर पड़ा। वह निश्चित चाल से 7-8 कदम आगे बढ़ गया। फिर उसने पीछे मुड़कर जमीन पर गिरे हुए अंगोछे को देखा। सिर्फ देखकर वह फिर पूर्ववत आगे बढ़ने लगा। उसने जोर से आवाज़ लगाई, गिरधरिया, गिरधरिया, अरे गिरधरिया। लगभग 150 गज पर खड़े हुए एक चरवाहे ने, जो एक लंबी लाठी को ही गिरी के वजन पर धारण किए हुए था, इस ललकार का जवाब दिया। उस आदमी ने कहा, अंगोछा गिर गया है, उठा कर दे जा, मैं वहाँ सनीचर के पास खड़ा हूँ। सनीचर को तब मालूम पड़ा कि ये छोटे पहलवान हैं और उसकी ओर आ रहे हैं। छोटे पहलवान ने आते ही सनीचर से कहा, यहाँ पर बैठे बैठे क्या उखाड़ रहे हो? वहाँ वैद्य जी घंटा भर से राह परखे हैं। सनीचर ने जम्हाई लेकर कहा, क्या बताएं कि क्या कर रहे हैं? हमको तो यह प्रधानी बड़ी वाहियात चीज़ लगी, सवेरे से मारे मारे घूम रहे हैं। सनीचर की बात से न तो वह किसान ही प्रभावित हुआ, न छोटे पहलवान ही। दोनों ने समझ लिया कि वह बक रहा है। पर जिस तरह कोई नौकरी पेशा लोगों की आदत बिना प्रभाव की चिंता किए अपनी ईमानदारी के किस्से सुनाते रहने की पड़ जाती है, सनीचर भी प्रधान की परेशानियों के बारे में बोलता चला गया। छोटे पहलवान ने अचानक उसे टोक कर कहा, चलो इतनी रंगबाजी बहुत है, अब सीधे वैद्य जी के दरवाजे जाकर अपना नाटक दिखाओ। सनीचर कुछ हिचक के साथ बोला, हम तो यहाँ अपने खेत में नहर का पानी लगाए बैठे थे, ईख बोनी है, कुछ रुक कर जाने वाले थे। खेत वैद्य जी का था, जिसे इस साल उन्होंने सनीचर को बो लेने की इजाज़त दे दी थी। छोटे ने सिर उठाकर कुछ दूर देखने की कोशिश की। बोले, नहर के पानी का आज तुम्हारा नंबर तो था नहीं, कल रात को चुरैया के खेत में लगा था। सनीचर ने कहा,
पहलवान प्रधान बनाकर हम ही पर नंबर लगाओगे? कम से कम इतना तो रहने दो कि जब ज़रूरत पड़े अपना खेत तो सींच लें। फिर इत्मीनान से भविष्यवाणी की, सिंचवा देंगे, चुरैया का खेत भी सिंचा देंगे। एक ही दिन में कौन मरा जाता है। छोटे पहलवान खेत की मेड़ पर बैठ गए। उनके बैठने के ढंग से प्रकट था कि वे कुछ देर बैठेंगे। सनीचर की पीठ को हाथ से ठेलते हुए उन्होंने कुछ ऐसा किया कि वह भड़बड़ा कर खड़ा हो गया। छोटे ने कहा, अब सीधे दुल्की चाल में वैद्य जी के घर तक जाओ और नहर का पानी लेना हो तो चुरैया के खेत का नंबर काट कर ना लो। असल बाप की औलाद हो तो किसी दिन रामाधीन के खेत से पानी काटना। सनीचर ने चलते चलते कहा, वह भी होगा, जरा दिन बीतने दो, तब देखना क्या होता है। होगा क्या? घंटा? रामाधीन तो एक सिंचाई कर भी चुका है। पहलवान ने अनादर से कहा, अरे सनीचर, बहुत ना हाँको, यहाँ चुनाव की मार नहीं, लठ की मार की ज़रूरत है। तुम्हारे उखाड़े एक मूली तक न उखड़ेगी। हमें एक दिन के प्रधान बनवा दो, तब देखो। साले दुश्मन का निकलना बैठना तक ना बंद कर दें तो कहना। मगर तुम तो ससुरे गांधी महात्मा बने हो। रामाधीन से हंसकर नमस्कार करते हो। नमस्कार करना न जाने कहाँ से सीखाए हो। अपने बाप से बोलते हुए हवा खिसकती है और पानी चुरैया के खेत से काटते हो। सनीचर को उस किसान के सामने ये घरेलू बातें सुनने में अड़चन हो रही थी, जैसे कोई प्राइम मिनिस्टर पार्टी प्रेसिडेंट की डांट खाकर एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंच रहा हो। कुछ उसी पोज से उसने अपने चेहरे को निर्विकार बनाने की कोशिश की। उसके बाद अंडरवियर के दोनों भागों पर अपना हाथ समानांतर ढंग से घिसता हुआ वह दुल्की से भी आगे सरपट चाल गांव की ओर वापस लौट गया। शिवपालगंज में खबर फैल गई कि पुराने दारोगा जी, जो वैद्य जी से नाराज हो जाने से यहाँ से लद चुके थे, आज जोगनाथ से माफ़ी मांगने के लिए आए हुए हैं और वैद्य जी की बैठक में मौजूद है। खबर काफ़ी हद तक सही थी। वे इस समय वैद्य जी की बैठक में थे। टेरिलीन की बुशर्ट, सुनहरा चश्मा, उमेठी हुई मूछें। इस समय वे एक किसी ऐसे ताल्लुकदार जैसे दिख रहे थे जो बहुत ही बेसहारा नौजवान लड़कियों की हमदर्दी में अपना इलाका छोड़कर शहर में रहने चला आया हो। उनका डील डॉल काफ़ी रौबीला और गौरवपूर्ण था, पर आंखों में रसिकता थी और लगता था कि जरा सा प्रोत्साहन मिलते ही वे उर्दू का कोई आशिकाना शेर छेड़ बैठेंगे। रुपन बाबू आजकल प्रिंसिपल के खुले विरोधी हो गए थे और प्रायः खन्ना मास्टर के घर पर बैठे रहते थे। रंगनाथ हर तीसरे दिन शहर वापस लौटने की बात करने लगा था और कभी कभी वह भी खन्ना मास्टर के यहाँ पहुँच जाता था। बद्री पहलवान 3 दिन पहले आसपास के जिलों का चक्कर लगाने के लिए चले गए थे, क्योंकि उनके 2-3 चेले अपने भोलेपन के कारण राहजनी और डकैती के मामलों में गिरफ्तार हो गए थे। इस समय वैद्य जी की बैठक पर वैद्य जी, दारोगा जी, जोगनाथ और छोटे पहलवान के बाप कुसहर प्रसाद भर मौजूद थे। इस थाने से तबादला हो जाने के बाद दारोगा जी को कई तकलीफें हुई। एक तो यह कि उनकी जगह यहाँ जो थानेदार आया वह अब तक सब चौपट था, पर कोई बात नहीं, सब ठीक हुआ जाता है कि सिद्धांत का अनुयायी था। इसलिए पुराने दारोगा जी पर इसी थाने पर कई मामलों को लेकर जांच चल निकली थी। जांच का चलना एक कष्टकर घटना है। बिना अनिस्थीसिया के ऑपरेशन की तरह, चाहे उसका अंत कॉफ़ी हाउस की बहसों की तरह बिना किसी नतीजे के ही होना हो, इस समय विभाग की ओर से दारोगा जी की अच्छी रगड़ंत हो रही थी। दूसरी तकलीफ गाय को लेकर थी। शहर में पहुंचने पर पता चला कि उनके भाई मिलिट्री फार्म पर काम तो जरूर करते हैं और गाय को वहां रखकर फोकट के चारे की व्यवस्था भी करा सकते हैं, पर इस समय उनके यहाँ भ्रष्टाचार निरोध का अभियान चल रहा है और उनकी हिम्मत नहीं है कि वे गौ माता की सेवा का भार उठा सकें। गली के मकान में रहते हुए दारोगा जी को रोज सोचना पड़ता था कि गाय के साथ कैसा सलूक किया जाए। तीसरी मुसीबत जोगनाथ के दावे ने पैदा कर दी थी। उसने उन पर सिविल जज की अदालत में 8,000 रुपये हर्जाने का दावा किया था और बाद के अंतिम शब्द कुछ इस प्रकार थे कि प्रतिवादी ने वादी पर चोरी का झूठा जुर्म लगाकर उसे हानि पहुंचाने की नीयत से उस पर झूठा मुकदमा चलाया। उसे लगभग 2 महीने हवालात में रखा गया,
जिससे उससे उसकी पूरे समाज में बेइज्जती हुई और उसके व्यवसाय को बड़ा धक्का लगा। इस सब का हर्जाना कई लाख रुपए होता है, पर प्रतिवादी की हैसियत उतना हर्जाना देने की नहीं है, इसलिए उस पर केवल प्रतीक रूप में 8,000 रुपये हर्जाने का दावा दायर किया जाता है। दारोगा जी की हैसियत को गिराकर उसे जिस नुक्ते पर जोगनाथ ने फिट किया था, उससे उन्हें कोई उलझन न थी। उलझन का कारण पूरे मामले में जनता की दिलचस्पी थी। उस शहर में लगभग आधे दर्जन हिंदी और उर्दू के चीथड़े निकलते थे, जिन्हें वहाँ साप्ताहिक पत्र कहा जाता था। चीथड़े उड़ाने वाले कुछ अर्ध शिक्षित लोग थे जो अपने को पत्रकार कहते थे और जिनको पत्रकार लोग शोहदा कहते थे। इन चीथड़ों में प्रायः अदालतों की नोटिसों और सड़क की घटनाओं का वृतांत छपा करता था। साथ ही निश्चित रूप से प्रत्येक चीथड़े में किसी अफसर के जीवन की ऐसी घटना का विवरण छपता था जिसमें एक पात्र तो वह स्वयं होता था और शराब की बोतल, छोकरी, नोट की गड्डी, जुआ या दलाल का जिक्र दूसरे पात्र की हैसियत से हुआ करता था। ये चीथड़े अदालतों और अफसरों की दुनिया में बड़े गौर से पढ़े जाते थे और उन क्षेत्रों में हिंदी उर्दू पत्रकारिता के खतरे की दलील पेश करते थे। कभी कभी अचानक किसी अफसर के जीवन वृत्तांत का खंडन भी छप जाता था, जिससे पता चलता था कि संपादक ने अमुक तिथि के चीथड़े में छपी हुई घटना की स्वयं जांच की है और पाया है कि उसमें कोई सत्य नहीं है और उन्हें उस समाचार के छपने का खेद है और अपने विशेष संवाददाता पर, जिसे अब नौकरी से निकालकर मूंगफली बेचने के लिए मजबूर कर दिया गया है, रोष है। जिस अफसर के पक्ष में इस तरह का खंडन छपता था, वह अपने साथियों से मुस्कुरा कर कहता था, देखा, और उसके साथी उसके पीठ पीछे कहते थे कि संपादक जी इसे भी दुहे बिना माने नहीं, और इस तरह से साहित्य और शासन का संपर्क दिन पर दिन गाढ़ा होता जाता था। इन चीथड़ों की सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक दृष्टि से यही उपयोगिता थी। तो इसी तरह के एक चीथड़े ने दारोगा जी के खिलाफ जोगनाथ के दावे की खबर घसीट कर अपने मुख पृष्ठ पर उछाल दी थी और खबर को कोई बासी ना कहे, इस उद्देश्य से उसमें कुछ दिलचस्प तब्दीलियां करके दूसरे चीथड़ों ने उसे कई बार कई ढंग से छापा। शहर में आने के साथ ही दारोगा जी एक मशहूर आदमी हो गए। अभी मुकदमे की पहली पेशी भी नहीं पड़ी थी, पर उन्होंने देखा कि पत्रकारों के साथ ही उनके महकमे वालों की दिलचस्पी उनमें बढ़ गई है। वे अपने क्लब में जाते तो उनके साथी उन्हें व्याख्यान देते, जिनका निष्कर्ष यह था कि ज़माना खराब है, टके के आदमी भी 30 मार खा हो गए हैं, अब नौकरी करने का वक्त नहीं रहा और तुम बड़े समझदार आदमी थे, इस झमेले में कैसे फंस गए। उन्हें साथियों से इतनी हमदर्दी मिलती कि उनका रास्ता चलना मुश्किल हो गया और जब सभी कोरस बांध कर कहने लगे कि घबराने की कोई बात नहीं, हम सब मिलकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे और देखो शास्त्रों में लिखा है कि सत्य की ही जय होती है, तो दारोगा जी का दिल डूबने लगा। एक दिन उनके एक बुजुर्ग शुभचिंतक ने उन्हें राय दी कि तुम भी अजीब आदमी हो, यह मुकदमे का पुछल्ला लगाए हुए इधर उधर घूमते रहते हो, जाकर किसी हिकमत से इसे दफन क्यों नहीं कराते। इसके बाद वे वैद्य जी की शरण में आए। वे लोग चुपचाप बैठे थे। जो बात होनी थी वह शायद हो चुकी थी। दारोगा जी अपने मनोहारी रूप में थे ही खामोशी तोड़ने के लिए कुशल प्रसाद से बोल बैठे, क्यों जी, तुम्हारा और छोटे का झगड़ा अब भी होता है। कुशल प्रसाद ने कहा, नहीं दारोगा साहब, अब देह शिथिल पड़ रही है, वह पहले वाली बात नहीं रही। तो क्या लड़के की मार चुपचाप झेल जाते हो। बताया तो आपसे, अब वह बात नहीं रही। कुशल प्रसाद ने वैद्य जी से कहना शुरू किया, आपको तो मालूम ही है, होली के पहले उसने कुछ तू तड़ाक वाली बात की, पर उस पर मैंने उसे एक छड़ी मार दी। उसने क्या किया कि मुझे उठाकर आंगन में फेंकने के लिए झूला जैसा झुलाया, पर न जाने क्या सोचकर मुझे वहीं छोड़ दिया। मैं लद्द से चारपाई पर चू पड़ा। दोपहर को उसने मुझसे कहा कि देखो, अब तुम्हारी देह कमजोरी हो गई है, पहले वाली बात नहीं रही। मैंने तुम्हें पटकने के लिए उठाया तो तुम पुआल जैसे उठे चले आए, तभी मैंने तुम्हें आंगन में नहीं फेंका।
उस दिन से यह हुआ कि अब एक दूसरे के मुंह न लगा जाए। छोटू कहता है कि मरना हो तो अपनी मौत मरो, हमारे भरोसे न रहो। ना हम तुम्हारे जीने में हैं, ना तुम्हारे मरने में। वैद्य जी पूरी घटना सुनकर बोले, मेरे सामने उस पापी का नाम तक ना लेना। नीच अपने पिता ही पर हाथ उठाता है। कुशल प्रसाद ने एक बुजुर्ग जैसे दूसरे बुजुर्ग से बात करता है बिना हिचक के कहा, धन्य हो महाराज, इतनी देर तक उसका किस्सा सुनते रहे तब ना बोले। जब पूरा हाल चाल जान लिया तो कहते हैं कि छोटू का नाम तक न लेना। धन्य हो, पूरे नेता हो। वैद्य जी इस तरह हंसे कि दारोगा जी जान जाए कुसर उनका अपमान उनकी इजाज़त से ही कर रहे हैं। हंसते हंसते उन्होंने जोगनाथ की तरफ देखा। जोगनाथ ने देख लिया उनकी मूछें तो हंस रही हैं पर आंखें नहीं। जोगनाथ ने खखार कर कुसर से कहा, ए पंडित कुसर प्रसाद, छोटू ने तुमको जुतियाना छोड़ दिया है तो उससे बिल्कुल ही बेलगाम न बन जाओ। वैद्य जी से तो ठीक से बात करो। इसी तरह टेढ़ी मेढ़ी बात करते घूमे तो कभी शेर पर सवा शेर वाला मिल जाएगा। वैद्य जी फिर उसी तरह हंसे जिससे प्रकट हुआ कि कुसर का अपमान भी उनकी इजाज़त से हो रहा है। कुसर प्रसाद ने सिर्फ इतना ही कहा, जेहल से बहुत कुछ सीख आए हो पर अपनी उम्र वालों में खाओ खेलो। हमारी वैद्य जी की बात है, इसमें तुम क्यों टिल टिल लगाए हो। अचानक दारोगा जी ने कहा, वैद्य जी मेरी बस का टाइम हो रहा है तो जैसे बताइए वैसे करूं। वैद्य जी उनकी बात पर छूटते ही बोले, आप प्रतिवादी हैं, जोगनाथवादी है। इस समय आप लोग एक दूसरे के समक्ष हैं, स्वयं बात करके इस मामला सुलझा लें। नवयुवकों की बातों में मैं क्या कह सकता हूँ। जोगनाथ ने कहा, महाराज ये कोई मेरा अपना मामला तो है नहीं, शिवपालगंज की इज्जत का मामला है, इसलिए गांव सभा अपनी तरफ से मुकदमे पर खर्च कर रही है। सुलह भी गांव सभा के ही प्रस्ताव पर होगी। मैं तो दारोगा जी से तब भी छोटा था, अब भी छोटा हूँ। हाकिम हाकिम ही रहेगा, पर मुझे कुछ नहीं कहना है। आप जो कह देंगे वही होगा। दारोगा जी को लग रहा था कि शाम के पोर्चुला का की तरह उनकी मूछें मुरझाकर नीचे झुकी जा रही हैं, पर मोम लगाकर मूछें उमेटने से यही फायदा होता है कि वे भावुकता के कारण नीची ऊंची नहीं होती। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वैद्य जी जोगनाथ से बोले, तो गांव सभा पर ही छोड़ दो, सनीचर से बात कर लो। इतने बड़े हाकिम शहर से आए यहाँ तक दौड़े आए हैं, मामला खत्म करा दो। दारोगा जी के मत्थे पर झुर्रियाँ उभर आईं। बोले, सनीचर यह कौन है। आप न जानते होंगे, उनका नाम मंगल प्रसाद है, हमारे प्रधान हैं। उधर उनकी दुकान है, आप वहीं जाकर बात कर लें। वैद्य जी आदर से बोले। कुसर ने कहा, कल की जोगी चूतर तक जटा, सनीचर को देखो देखते देखते मंगल प्रसाद बन गए। धन्य हो गुरु महाराज, सुलह करानी हो तो सनीचरा को यहीं बुला लो। वैद्य जी ने गंभीरता से कहा, पद की मर्यादा रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनाने के बाद गांधी जी नेहरू जी का कितना सम्मान करते थे। पारंपरिक संबंध की बात दूसरी है, किंतु लोक व्यवहार में पद की मर्यादा रखनी पड़ती है। दारोगा जी की हिम्मत बढ़ाते हुए उन्होंने दोहराया, वहीं दुकान पर जाइए, प्रधान जी आ गए होंगे। सनीचर अपनी दुकान के केबिन में बैठा हुआ दारोगा जी और जोगनाथ की प्रतीक्षा कर रहा था। खेत से वापस आते ही उसे गजही पद्धति से मालूम हो गया था कि जोगनाथ के दावे पर दारोगा जी की हवा खिसक गई है। वे लुलुहाते हुए सुलह के लिए आए हैं। उन्हें कड़ाई से खींचना चाहिए ताकि सबक रहे कि शिवपालगंज में बड़े बड़े दारोगा लोग छी बोल गए और यह घटना वक्त ज़रूरत काम आए। सनीचर ने दारोगा जी की प्रतीक्षा करते करते भंग की 4-5 पुड़ियाँ बेच डाली। फिर वह एक पुड़िया किसी राह चलते आदमी को, जो गांव पंचायत का मेंबर था, यूं ही दे दी। उसने पूछा, इसका क्या किया जाए। रख लो, दारोगा जी की पीढ़ी बोलने वाली है, बोल जाए तब भंग भोज करना। भंग हमारी, बादाम पिस्ता शक्कर दूध सब तुम्हारा। पंच ने पुड़िया धोती की टेंट में खोस ली, मुस्कुरा कर कहा, प्रधान जी हम ही पर दाव लगा रहे हो। ठेके की भंग में क्या रखा है, असली कीमत तो बादाम पिस्ते की है। सनीचर ने इस तरह मुंह बनाया जैसे उसे अपनी उदारता पर इस आक्षेप से सख्त ऐतराज हो। उसने कहा, पुड़िया तो रखे रहो,
तुम्हें क्या काटे खा रही है? दारोगा जी की पीढ़ी बोलने दो, उसके बाद ना होगा तो गांव सभा की तरफ से ही भंगभोज बोल दिया जाएगा। पंच ने कहा, 25 रुपया घुस जाएगा। घुस जाने दो, पंचायत मंत्री इस खर्चे पर ऐतराज लगाएगा। सनीचर ने जल्दी से कोशिश करके अपने को गुस्से में डाला। कहा, यही कोऑपरेटिव यूनियन में 10 साल से रोज शाम को भंग भोज चलता है, किसी साले ने ऐतराज नहीं लगाया। गांव सभा के भंग भोज में कोई क्या खाकर ऐतराज लगाएगा? पंच ने तर्क का रास्ता छोड़कर सिद्धांतवादिता का सीधा और तर्कहीन रास्ता पकड़ा। सिर हिलाकर बोला, पर यह बात ठीक नहीं है, मेरे गले के नीचे नहीं उतरती। सनीचर ने आंखें तरेर कर कहा, तुम सब लंठ हो। तुम कुछ बाहर का भी हाल जानते हो? बड़ी बड़ी चुंगियों में हजारों की दावतें खाई जाती है। तुम समझते हो कि मैं ऐसे ही बक रहा हूँ? तनिक उनसे रंगनाथ बाबू से तो पूछ लो, तब तुम्हारी समझ में आएगा कि राजकाज में कितना खर्चा है। यहाँ तुम गांव सभा के भंग भोज में ही पिलपिला गए हो। गिलहरी के सिर पर महुआ चू पड़े तो समझेगी गाज गिरी है। दारोगा जी और जोगनाथ आते हुए दिखाई दिए। सनीचर ने पहले कमीज उठाकर पहनना चाहा। कमीज चुनाव के बाद बनी थी और वैद्य जी के हुक्म से खास मौक़ों पर पहनी जाती थी। फिर न जाने क्या सोचकर उसने उसे चावल की टोकरी पर रख दिया। फिर नंगे बदन पर एक बार हाथ फेरा, चुटिया सिर पर अच्छी तरह से छितरा ली और अंडरवियर को ऊपर खिसका कर उसे जांघों के एकदम उद्गम तक खींच लिया। उसके बाद अवधूत शैली में वह दारोगा जी का स्वागत करने के लिए तैयार हो गया, यानी किसी काल्पनिक ग्राहक के लिए तराजू पर कुछ सौदा तौलने लगा। जोगनाथ ने आते ही कहा, प्रधान जी, दारोगा जी आए हैं। सनीचर ने दारोगा जी के सिर के ऊपर निगाह फेरते हुए पूछा, कहाँ हैं? आप ही हैं? सनीचर ने सामने एक बड़ी बेंच की ओर इशारा करके उनसे रुखाई से कहा, बैठो दारोगा जी। आप बिना वर्दी के थे तो पहचानने में कुछ दिक्कत हो गई। दारोगा जी बेंच पर बैठ गए। उसकी धूल झाड़ना उन्होंने नीति के विरुद्ध समझा। उनकी बगल में जोगनाथ भी बैठ गया। अब उन दोनों के हाथ में सिर्फ गांजे की चिल्लम भर पकड़ने का काम बाकी रहा। इसे छोड़कर अवधूत का दरबार सब तरफ से भरा पूरा दिखने लगा। दारोगा जी ने बताना शुरू किया कि सनीचर जैसे प्रधान के हाथ में शिवपालगंज बहुत तरक्की करेगा। उन्होंने खेद प्रकट किया कि अपनी तैनाती के दिनों वे सनीचर से जान पहचान नहीं कर सके। उन्होंने कहा, जोगनाथ को कुछ गलतफहमी हो गई है, जिससे उन्होंने एक दावा। सनीचर ने बात टोककर कहा, गलतफहमी? यह कौन सी चिड़िया है? आप अंग्रेजी छोड़कर देसी बोली में बताइए, हम देहाती आदमी हैं। कुछ ऐसा बोलिए कि बात समझ में आए। दारोगा जी की मूछों पर जमे हुए मोम ने उनकी इज्जत बचाई। उठी मूछों की छत्रछाया में आवाज़ को बहुत मीठा बनाकर उन्होंने कहा, जोगनाथ को कुछ भरम हो गया कि? सनीचर ने कहा, भरम हो गया है तो इसी मुकदमे में साफ हो जाएगा। 4 पेशी बाद पता चल जाएगा कि भरम किसको है। दारोगा जी ने बेंच पर कोई भी कशमकश नहीं दिखाई। घड़ी देखते हुए बोले, देखिए प्रधान जी, आप यही समझ लें कि भरम मुझको हुआ था। गलती मेरी थी। मुझे पूरी शहादत देखे बिना इस मुकदमे में हाथ ना डालना था। मैं सुलह करने को तैयार हूँ। आप जो भी समझें वही किया जाए। जोगनाथ मुस्कुराया, पर सनीचर ने गंभीरता के साथ कहा, क्या कहते हो जोगनाथ? मुझे क्या कहना है? मैं तो तब भी गुंडा था, अब भी गुंडा हूँ। कहना सुनना तो तुम्ही को है। वैसे मेरी राय पूछते हो तो वह भी सुन लो। दारोगा जी जो कह रहे हैं उसी को लिख कर दे दें, मामला ख़त्म समझ लिया जाए। दारोगा जी कुछ नहीं बोले। सनीचर थोड़ी देर तक सोचता रहा, फिर बोला, मैं बताऊं दारोगा जी? चलिए वैद्य जी से बात कर ली जाए। दारोगा जी ने कहा, उनसे तो मैं बात कर चुका हूँ। वे कहते हैं कि मामला गांव सभा के हाथ में है। जोगनाथ का मुकदमा गांव सभा ही लड़ रही है। उनका कहना है कि मुकदमा वापस लेने का फैसला आप ही करेंगे। वैद्य जी तो गांव पंचायत के मेंबर भी नहीं है। हाँ, सो तो ठीक है, सनीचर ने हवा बांधते हुए कहा, फिर रुक कर बात जोड़ी, फिर भी वैद्य जी से बात कर ली जाए। पर वह तो कहते हैं कि वे मेंबर तक नहीं है। सनीचर ने चावल की टोकरी से कमीज निकालकर जोर से फटकारी। धूल झड़ी, पर दारोगा जी ने नाक तक नहीं सिकोड़ी।
कमीज पहनते हुए वह बोला, चलिए, चलना तो उसी दरबार में है। उस दिन शाम होने पर गांव सभा की ओर से भंग भोज हुआ। गांधी चबूतरे पर कई सिलें एक साथ खटकने लगीं। धूल धक्कड़ में भंग की पिसाई हुई। कहीं भंग नशा करने से इनकार न कर दे, इस खतरे को दूर करने के लिए आधे धतूरे के बीच कुछ बीज भी मिला दिए गए। बादाम, पिस्ता, काली मिर्च, इलायची और 10-20 तरह की न पहचानी जाने वाली चीज़ें उसमें पीस कर डाली गई। इस मिक्सचर को दूध और पानी में घोला गया और देखते देखते कई बाल्टियां उफना चली। बंदर की तरह उछलकर सनीचर ने पहले एक गिलास भंग पास एक पेड़ के नीचे रखे हुए शिवलिंग पर चढ़ाई और उसी के साथ वह भंग से संबंधित सैकड़ों सूक्तियां और प्रार्थनाएं जबानी पढ़ने लगा। पुराने ज़माने का अशिक्षित आदमी भी आज के शिक्षित के मुकाबले कितना ज़्यादा जानता है, इस भावना से लोगों ने तारीफ में सिर हिलाना शुरू कर दिया। फिर भंग बंटने लगी। ना जाने कितने लड़के गांधी चबूतरे के पास जमा हो गए थे। उनकी आंखों से कीचड़ बह रहा था, मुंह से लार टपक रही थी। पेट लगभग सभी के निकले हुए थे और यह स्पष्ट था कि उनके घरों में खाने की कमी नहीं। लड़कों की आवाज़ चिचिहाती हुई और कभी कभी भर्राती हुई निकलती थी, और उससे भी ज़्यादा अस्वाभाविक उनके चेहरे पर फैली हुई खुशी थी। हर समझदार समझ सकता था कि आगे की पीढ़ी जोर से चीख कर बोलेगी और हर हालत में फूले हुए पेट और हंसते हुए चेहरे के साथ रह लेगी। भंग पहले इन्हीं लड़कों में बंटनी शुरू हुई और वे दूध का स्वाद भले ही न जानते हों, भंग के स्वाद पर बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास जैसी राय देकर उसे मुदित मन पीने लगे। उसी रात जोगनाथ ने शराब खाने पर खास लोगों को दारू का भोज दिया। उसमें मुख्य अतिथि उस आदमी को बनाया गया जो कुछ दिन पहले पड़ोस के गांव में हत्या के जुर्म से बरी होकर वापस आया था। उसकी उपस्थिति में वातावरण पहले तो बड़ा सम्मानपूर्ण और शांत रहा। बाद में जब एक आदमी ने फौजी भाषा में कहा कि सोते हुए इंसान को बकरे जैसा काट डालना बहादुरी नहीं है जवान, यह शिकवे का काम है, तो वातावरण की शांति दुम दबाकर किसी सुराख में घुस गई। तुमने कभी कोई बकरा काटा है? मुख्य अतिथि ने पूछा। हम चिकवा नहीं है, मैं सीधी बात पूछ रहा हूँ। मुख्य अतिथि ने अपनी बात दोहराई। तुमने कभी कोई बकरा काटा है? वह अपने चुगड़ पर निगाह टिकाकर बहुत धीमी और सीधी आवाज में बोल रहा था। उसने जब अपनी बात दोहराई तो कई लोग घबराकर उसके पास खिसक आए। किसी ने उसका हाथ छूकर कहा, जाने दो। उसने अपना हाथ झटक कर हटा लिया और तिबारा कहा, तुमने कभी कोई? जाने दो भाई। लोगों ने उसकी खुशामद करनी शुरू कर दी, पर फौजी भाषा बोलने वाला आदमी भी अब तक वहां पहुंच चुका था जहां पर हर चीज़ को तिनका और हर आदमी को भुनगा समझा जाता है। उसने जनसाधारण से कहा, इस जवान को दारू चढ़ गया है, इसे उधर कोने में लिटा दो, सिर पर ठंडा पानी डालो। यह शुरुआत थी। चुगड़ों और बोतलों की तोड़ फोड़ में ज़्यादा देर नहीं लगी। फिर वे लोग शराब घर से बाहर आकर सड़क पर कुछ देर गालियों का भोज करते रहे। 1 बजने पर लातों, मुक्कों और लाठियों का भोज शुरू हुआ। पड़ोस के मकानों में लोग जाग गए थे और थाने पर लोग सो गए थे। रंगनाथ छत पर बरामदे में लेटा था। उसकी नींद खुल गई थी। वह थोड़ी देर चुपचाप लेटा रहा और गांव के एक कोने से आती हुई इन चीख पुकारों को सुनता रहा। बाद में रूपन से बोला, मुझे यहाँ से नफरत हो रही है, मैं कल ही वापस चला जाऊँगा। रूपन बाबू आज के जलसे में शरीक नहीं हुए थे, पर घर पर उनके पीने के लिए भंग पहुँचा दी गई थी। नींद भरी आवाज़ में बोले, कहाँ जाओगे दादा? वहाँ भी इसी तरह के हरामी मिलेंगे। रंगनाथ ने तेजी से कहा, मुझे वहाँ से भी नफरत हो रही है। रूपन बाबू ने करवट बदलकर जम्हाई लेते हुए कहा, नफरत करने वाले तुम होते कौन हो? कोई इनसे बाहर हो क्या? कहते कहते वे चारपाई पर बैठ गए और बोले, कई दिन से तुम ऐसी ही बातें कर रहे हो। तुम तो इस तरह बोलते हो जैसे तुम विलायत से आए हो और बाकी सब काला आदमी ज़मीन पर हगने वाला है। सोना हो तो चुपचाप सो रहो, नहीं तो बैठकर रात भर नफरत करते रहो।
ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलूँगी अगले अध्याय के साथ।